बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर है। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया था। एवरीडे साइंस का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने पहले 3 लेक्चर जो है 2 लेक्चर जो है वो नहीं देखे, उनको जाके पहले 2 लेक्चर हैं उनको जाके रीड आउट करें। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हमारा जो है वो तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम है। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में आपको तकरीबन सारा का सारा जो है एवरीडे साइंस वो कवर अप कर दूं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है, टाइम शॉर्ट है। तो उसको मैनेज करने के लिए एवरीडे साइंस को आज हम तकरीबन तकरीबन है वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। तो बिना टाइम स्किप किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा निज़ाम होता है। तो निज़ाम यानी कि जो हमारे जिस्म में जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे जिस्म में हमारी एसोफेगस से लेकर पूरी ओवरऑल एलिमेंट्री कनाल से होते हुए हमारे स्टमक में चली जाती है, राइट। तो स्टमक में जाने के बाद स्टमक में बाद उसकी डाइजेशन होती है, ठीक है। उसकी जो है वो प्रॉपर डाइजेशन होकर HCl और HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद अपर स्फिंक्टर और लोअर स्फिंक्टर में वो बनती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में तकसीम करना, चेंज करना जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें खुराक के खुराक को हम छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ उसके टाइप्स हैं, कुछ उसकी जो हैं वो अज़ा हैं, ठीक है। उनके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो अज़ा हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, काम करते हैं, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्पोर्टिव ऑर्गन्स लाइक लीवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ये हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। ये हमारी डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं इनको अगर आप एक बार रीड आउट करो तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम क्वेश्चंस बनते हैं कि डाइजेशन में कौन से जो है ऑर्गन्स जो हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये 7 या 8 जो हैं वो हैं ऑर्गन्स, ये अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इनटू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल अब क्या होती है? एलिमेंट्री कनाल क्या होती है आपको मैं इधर ड्रा करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने के लिए ये डायग्राम जो है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको समझ आ जाएगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और इसमें कौन कौन से जो मेजर फंक्शंस हैं और कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको ड्रा करके दिखाया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ से जो है खुराक अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ से खुराक जो है यहाँ से होते हुए ऐसे 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 ये हमारे पास एक डक्ट है, जिसे हम ये जो चीज़ है इसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। इसको एसोफिगस भी कहते हैं। ये जो हमारे पास एसोफिगस है इसको है ये एसोफिगस को ही एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। यहाँ से खुराक जो माउथ के ज़रिए जो है बॉडी में एंटर होनी है, ठीक है। और यहाँ से बोलस बन जाना है। यहाँ पर जो है जबड़े हैं, जबड़े क्या करते हैं कि वो खुराक को चबाते हैं, चबा के एक बोलस बना देते हैं। बोलस क्या करता है, यहाँ से होते हुए एलिमेंट्री कनाल से नीचे जो है वो स्टमक में आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे स्टमक के साथ ही लिवर है। अब लिवर क्या है, लिवर का क्या काम है? अब ये पिंक्रियाज है, इसका क्या काम है? ये गॉल ब्लैडर है, इसका क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद रेक्टम है, उसके बाद इनस है। तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों का क्या क्या फंक्शन है? तो ये सारा का सारा फंक्शन है हम अभी इसी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास जो ऑर्गन्स थे, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस जो एलिमेंट्री कनाल से होता है मैंने आपको बताया है, और एंड जो है वो एनस तक होता है। ये जो एनस है यहाँ पे जो लास्ट पे है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से जो है बाहर खारिज हो जाता है, ठीक।
उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इन द माउथ टीथ ब्रेक। मैंने आपको पहले बता दिया कि टीथ जो है वो जो हमारे पास खुराक है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के बाद एक सलाइवा जो है हमारी टंग और सलाइवा जो है वो मिक्सअप कर देते हैं मॉइस्ट से, ठीक है। और उसको फिर ना नेक्स्ट आगे की तरफ पुश कर देती है, टंग जो हमारी है ना वो उसे नेक्स्ट आगे की तरफ पुश कर देती है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म है डाइजेशन को स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है यहाँ से शुरू होता है, ये माउथ से। ये यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो डायग्राम में कुछ इस तरह से है कि यहाँ से माउथ से ही स्टार्ट होती है। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से होते हुए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आके ये स्टमक में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो स्टमक का आगे नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लें, इसको एक बार देख लें तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि ऊपर जब वो आगे धकेल देती है खुराक को, हमारी जो जुबान है, टंग है, ठीक है, द च्यूड फूड इज पुश्ड टू फूड ट्यूब कॉल्ड इसोफिगस। इसोफिगस मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास इसोफिगस है, राइट, ये हमारे पास इसोफिगस है, ठीक। अब यहाँ पे इसको इसोफेगस के बाद क्या होता है जी, इसोफेगस यूजेस द पेरिस्टालसिस पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, मूवमेंट टू ब्रिंग द फूड इनटू द स्टमक। रिवर्स ऑफ पेरिस्टालसिस इज वॉमिटिंग। पेरिस्टालसिस का मतलब ये होता है, पेरिस्टालसिस और रिवर्स पेरिस्टालसिस जो होते हैं वो यहाँ पर यहाँ से मूवमेंट जो है, यहाँ से इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। और जब कभी कभी कभार हमें मतली होती है, उल्टी का सीन होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उसको रिवर्स पेरिस्टालसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है जो पेपर के हवाले से इसको आप रीड आउट करें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टमक। अब बारी आ गई स्टमक की। स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। एक जे शक्ल का एक मस्कुलर बैग है। इट मिक्स द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड। मैंने आपको पहले बताया, लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जब फूड जो है वो यहाँ से होते हुए स्टमक में आता है तो स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है, और दूसरा होता है HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों एसिड जो हैं वो स्टमक में पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इट मिक्स डाइजेस्टिव फूड इन द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड। इट मिक्स डाइजेस्टिव जूस इन द फूड। द फूड स्पेंड अबाउट 4 hours in the stomach. Digestive juice also contain an acid which kills the germs in the food. डाइजेस्टिव जूस, इस पॉइंट को ज़रा एक बार रीड आउट करें, इसको क्लियर कर लें, ठीक है, कि डाइजेस्टिव जूस जो है उसमें एसिड होता है जो कि फूड में जो किल जरासीम होते हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। ये एक पॉइंट बन सकता है कि डाइजेस्टिव जूस में एसिड होता है, ठीक है, वो किस काम में आता है, तो वो इस काम में आता है। ज़्यादातर जो नॉर्मली लोग कह देते हैं कि ये खुराक की डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एसिड पाया जाता है, तो ये इसका मेजर फंक्शन है, राइट। तो एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। इट पासिस इट एज फूड लीव द स्टमक। अब क्या है, डाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस हो गया स्टमक में। अब जो है फूड जो है वो नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पर फाइनल डाइजेशन होनी है। हेल्पिंग ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन आर लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हेल्पिंग ऑर्गन है वो लिवर है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइनल वॉल्स है, ठीक है। लिवर प्रोवाइड, अब लिवर प्रोवाइड बाइल साल्ट। अब बाइल क्या है, बाइल साल्ट क्या है, बाइल साल्ट जो है लिवर के ऊपर ना एक लबलबा होता है, ठीक है, जिसे बाइल कहते हैं। वो साल्ट प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि वो फैट्स को इजीली जो है जो इजीली अब्जॉर्ब कर सके। द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Inner part of small intestine has many finger type structure called villi.
यहाँ पर एक ये क्वेश्चन और बनता है कि ये जो इनर पार्ट में मेनी फिंगर्स होती हैं, ठीक है, ये मिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विली, ठीक है, ये विली जो है कभी कभी कई बार आपने सुना हो कि किसी बंदे की अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ये विली ही होती है, राइट। ये आपको मैं अभी ड्रॉ करके या अभी स्ट्रक्चर में अभी दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे ना ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये जो यूँ समझ लीजिए यहाँ पे ना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ना ये जो वेस्ट मटेरियल है वो अचानक से वो चला जाता है। वो एवं ही होती तो लास्ट में ही है, तो वेस्ट मटेरियल जाने की वजह से वो उससे वहां से बाहर नहीं निकल पाता। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो वहाँ पेन होगी, तो इस वजह से उसका ऑपरेट होता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मालूम आया तो इसको आप रीड आउट कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट हमारे पास है जी द अनडाइजेस्टेड फूड, पार्ट ऑफ फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट हो जाता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम ऐਵੇਂ ही नहीं छोड़ते, ठीक है, उसमें से भी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि फब यही अला रब्बी कमातु का ज़िबान। तो आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो यहाँ पर आप यहाँ देखें द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम द सॉलिड इज कॉल्ड फेसिस वेस्ट। ये जो हमारे पास वेस्ट है जिसे हम फुजला कहते हैं, ये वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फेसिस स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम एंड पासेस आउट ऑफ बॉडी विया एनस। अब ये जो सारा का सारा मटेरियल है वो जब डाइजेशन हो गई, इम्प्रूव हो गई, तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो एनस के थ्रू रेक्टम के ज़रिए जो है वो बाहर खारिज हो जाता है। तो ये डाइजेशन जो है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है इस तरफ होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। सांस का अंदर लेकर जाना और बाहर खारिज करना किसके जरिए? फेफड़ों के जरिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। वाइल रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हाँ जी, तो रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं एंड फूड को यूज करते हैं प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन और फूड को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। द पार्ट ऑफ बॉडी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हैं उसमें द बॉडी के तमाम पार्ट जो हैं वो एक अहम रोल प्ले करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम। वो हिस्से जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा ही बन जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम आई आर सॉरी यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आर नोज, थ्रोट, ट्रेकिया, विंड पाइप, ब्रोनकाई एंड लंग्स। अब ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो हैं हिस्से हैं उनमें ये चीज़ें आती हैं। कौन कौन से जो हिस्से हैं, ठीक है, ये आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक। द एयर इंटर थ्रू द नोज और माउथ। जो हमारी एयर है, हवा है, वो नोज और माउथ से इंटर होती है। देयर आर हेयर्स एंड म्यूकस इन द नोज टू द वार्म अप द मॉइस्चर एंड क्लीन द एयर। म्यूकस इज स्टिकी लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे नोज में हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, ठीक है, वो क्या काम करते हैं? वो जो जब एयर जो है हमारी एयर जो है पोल्यूटेड ही होती है, पोल्यूशन होती है एयर में, तो उस पोल्यूशन को क्लियर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नोज में फिल्टर लगाए हुए हैं, ठीक है। हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो उस हवा को साफ करते हैं, फिर हमारे अंदर जो है
वो हम उसको इनहेल करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है द एयर इंटर थ्रो पास, इंटर इन द थ्रोट, जो हमारा गला है, एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। अब लेरिंग्स क्या है? गले से आगे जो है हमारी जो विंड पाइप है उसे हम लेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। लेरिंग्स, थ्रू लेरिंग्स। वोकल कार्ड्स आर प्रेजेंट लेरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। अब जो गले से थोड़ा सा आगे जाएं तो वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स क्या होते हैं? जिससे हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसे हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। ये एक और प्लस पॉइंट है, इसको भी आप रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आवर थ्रोट हैज़ टू पाइप्स, वन फॉर फूड एंड अदर फॉर एयर, ठीक है। अब ये जो दो पाइप हैं इनको अलग अलग करना, थोड़ा सा डिफरेंट करना, एक पॉइंट की वजह से डिफरेंट होते हैं। इट इज द एपिग्लॉटस विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बोथ पाइप। अब दोनों पाइप जो हैं वो एक ही जगह पर हैं, ठीक है, एक ही जगह पर हैं। अब उन दोनों पाइप का क्या फंक्शन है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ, कुछ इस तरह से जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पर आकर एक और पाइप जो है वो हमारी सांस का है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारी खुराक की नाली के साथ ही अटैच है। इधर से इस तरह से जो है ये इधर फेफड़े आ जाते हैं ना साथ में, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इधर से ये नाली है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ आके ना एक ढक्कन समझ लें, ढक्कन है एक, ठीक है। वो जब आप खाना खाते हैं तो वो ढक्कन ऐसे उठता है और इस नाली को बंद कर देता है, सांस वाली नाली को। कभी आपने गौर किया हो खाना खाते हुए आपकी सांस जो है आपको नहीं आती, आप या तो खाना खाओगे या सांस लोगे, दोनों काम एट द स्पॉट नहीं होंगे, राइट। तो ये जब आप सांस लोगे तो ये नाली जो है खुराक वाली ये बंद हो जाएगी, इधर से ये बंद हो जाएगी, उधर से ये बंद हो जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटी चल रहे हैं, या वो बंद हो जाएंगी या ये बंद हो जाएंगी। तो इस तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है। एपिग्लॉटस उसको बोलते हैं, जो कि सांस की नाली के ऊपर जो है एक ढक्कन लगता है, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बोथ पाइप। दोनों पाइप की क्लोजिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है, राइट। अब फ्रॉम लेरिंग्स एयर पासिस थ्रू द ट्रैकिया विंड पाइप, इट मेड द सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। अब यहाँ पे ये सी शेप रिंग्स जो है वो ट्रैकिया में होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप में होता है। विंड पाइप जो है वो नीचे हमारी सांस वाली नाली जो है फेफड़ों से ऊपर वाली, इसको कहते हैं, ठीक है। दीज आर द रिंग ऑफ कीप आवर ट्रैकिया ओपन। ये हमारे रिंग्स जो होते हैं, कभी आपने कभी कोई गोश्त करते हुए किसी को जानवर का देखा हो तो वहां पर जो उसकी सांस की नाली होती है, जब फेफड़े निकालते हैं तो उसमें सी शेप जो है ना, कुछ रिंग्स बने होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको नज़र नहीं आया, वाइट है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इसको ना यूँ समझ लें कि हमारी जो सांस वाली नाली है, जैसे सांस लेते हैं तो सांस लेने से वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगी, तो उसको परमानेंटली पक्का खोलने के लिए ये सी शेप जो है उसके अंदर जो है फिट करके लगाए हुए हैं, अल्लाह ताला ने रिंग बनाई हुई है, ताकि जो है वो सांस की नाली जो है वो खुली रहे, उससे हमारी जो सांस का जो है मैकेनिज्म वो चलता रहे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए हैं जो इंसान की सोच से भी परे हैं, ठीक है। तो फिर भी हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे, फबी रब्बी को मातु का ज़िबान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब अब सांस जो हमारी है एट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द लंग्स ट्रैकिया डिवाइड इनटू द टू ब्रोनकाई। अब जो ट्रैकिया है, जो हमारा विंड पाइप है, वो आगे ब्रोनकाई में तकसीम हो गया है, सिंगुलर ब्रोंक्यस, ब्रोंक्यस, ठीक है। और सिंगुलर जो है इसको ब्रोंकस कहते हैं, और अगर प्लूरल हो तो इसके ब्रोनकाई कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोनकाई कैरी इनटू द लंग्स, एयर कैरी लंग्स इनटू द लंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लंग्स है। इन ईच ब्रोनकाई द डिवाइड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, ब्रोनक्यूल्स। अब ब्रोनक्यूल्स क्या है? जो शाखें होती हैं
फेफड़ों के अंदर ये ब्रोनकाई जो है वो आगे जाके ब्रोनक्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं, छोटे छोटे शाखें बन जाती हैं जहाँ पर एयर छोटे छोटे पैकेट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट होके पूरे जिस्म में जाती है, जहाँ से फेफड़ों से। ठीक है। अब आगे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईच ब्रोनक्यू टाइनी स्पेसिस कॉल्ड एल्वुलाई। अब एल्वुलाई आगे सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंटरचेंज। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे जाके क्या करता है, ब्रोनकाई में तकसीम हो जाता है, ब्रोनकाई आगे जाके ब्रोनक्यूल्स में तकसीम हो जाती है, ब्रोनक्यूल्स आगे जाके एल्वुलाई में तकसीम हो जाती है, एल्वुलाई आगे जाके जो है वो कैपलरीज और आर्टरीज के साथ अटैच हो जाते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म है। और जो पिछला जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के पहले जो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके पहले हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड था, यहाँ पर ब्लड के साथ ये जो एयर की जो स्पेसीज है वो कंट्रोल अटैच हो जाती हैं, और इनमें जो है ऑक्सीजन का तबादला होता है। तो ये सारा का सारा जो है मैकेनिज्म है ऑक्सीजन प्लस रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म है। आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा अच्छी तरीके से, आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैंने समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं तक था। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इसको आप एक बार रीड आउट कीजिएगा, इनको आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपके इंशाल्लाह ये आपके पेपर के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। मैंने वही वही क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं जो आपके पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में आ चुके हैं, और आपने ये पिछले लेक्चर्स में भी इनको आपने 1-2 बार पढ़ा है। ठीक। और फिर उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम आ जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, द नर्वस सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल called neurons and sporting cell transmit and process the information throughout the body. It play the crucial role in controlling and coordination the bodily various sorry यहाँ पे bodily लिख दिया है, various types and function and behavior ranging from the basic reflex to complex the cognitive process. अब नर्वस सिस्टम वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है, वो निज़ाम होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म में बहुत ही जो है क्या उसे कहते हैं कि रिसेप्टर और इमिटर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं कि जब कभी हमारा कभी किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है तो हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। जो आपने अभी पढ़ा है स्पेशलाइज्ड सेल्स आर न्यूरॉन्स इसको मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, आप रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है जी, हमारे पास द नर्वस सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन सपोर्टिंग द सेल दैट ट्रांसमिट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। जो कि पूरी जिस्म की इंफॉर्मेशन और प्रोसेस को मैनेज करता है वो नर्वस सिस्टम है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म में अगर कभी कोई किसी गर्म चीज़ को हमने छू लिया है तो अचानक से एक यक लख्त पीछे हट जाना, हाथ को पीछे धकेल लेना, तो ये नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। वो क्यों होता है कि हमारे जिस्म में दिमाग तो एक जगह पे है। ठीक है। अब दिमाग को नेक्स्ट जो है पूरे जिस्म में पूरे जिस्म का कंट्रोल कैसे है, वो न्यूरॉन्स की वजह से। पूरे जिस्म में न्यूरॉन्स घूमते फिर रहे हैं। हमारे पैरों के न्यूरॉन्स और हैं, हमारे सर के न्यूरॉन्स और हैं। ठीक है। ये हमारे सेंस करते हैं जिस्म की हम चीज़ों को फील करते हैं न्यूरॉन्स की वजह से, हाथों की मदद से फील करते हैं। हमें जिस्म पे कोई टच होता है तो हमें फील करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स की वजह से है। अब न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स जो है बेसिक बुनियादी इकाई है। ठीक है। बेसिक फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम की आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है। आप इनको एक बार रीड आउट कीजिएगा सारे के सारे नर्वस सिस्टम को, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकलेंगे। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको आपके नोट्स में जो है वो लिख दिए हैं। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होता है।
ठीक है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, कभी गोश्त करते हो किसी जानवर का देखा हो तो स्पाइनल कॉर्ड में से, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें से एक बारीक धागानुमा जो है साख्त निकलती है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं होता, जो है वो काम इतना, स्टिमुलस इतना तेज होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको एज ए ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको अंजाम देता है। उसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह देता हूँ आपको कि जब कभी हाथ हमारा जल रहा हो तो हम वो जो न्यूरॉन्स है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दिमाग को मैसेज दे, दिमाग कहे कि पीछे हट जाओ, नहीं, वो दिमाग की बजाय वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके जो है मैसेज प्रोवाइड करते हैं। देन क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको पीछे धकेलने की जो है इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करता है। देन क्या होता है कि वो हाथ पीछे खींच जाता है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आप एक बार रीड आउट कीजिएगा, आपको ये समझ ना आए तो आप दोबारा से पूछिएगा, ठीक। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इनकम्पसेस ऑल द नर्व्स आउटसाइड ऑफ द सीएनएस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड जो है आउटसाइड है वो सीएनएस के, उसको पीएनएस बोलते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीएनएस एंड रेस्ट द बॉडी। अब ये जो है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर वाली साइड पे जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसमें इसमें न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या करना है, स्टिमुलस को सिलेक्ट करना है, सेंस करना है, उनके नाम से ज़ाहिर है, ठीक है। और जो है मोटर न्यूरॉन ने वहां से पैगाम उठा के जो है इंटर के पास ले जाना है। अब इंटर जो है वो क्या करता है, वो उन पैगामात को रीड आउट करता है। रीड आउट करने के बाद जो है मैसेज जो है वो दिमाग को फॉरवर्ड कर देता है। अब दिमाग उस पर जो एक्शन लेता है। दिमाग हमारा हेड है, ठीक है, हेड है। तो उस इन सब लोगों को क्या, कौन एक्शन की जो है वो इंफॉर्मेशन देता है और इनको जो ऑर्डर्स देता है वो सारा का सारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन्स को इतनी तरह गाइडलाइन देता है कि आपने ये काम करना है, तो ये सारा का सारा होल मैकेनिज्म है, राइट। ये हमारे पास इसकी जो है फंक्शन है। अब ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी इसी तरह है। आप इनको अच्छी तरीके से रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।